Debate conducted by UGC CAT. हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिलोफॉर्म। मैं रितु, सीडीपी टीचर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिलोफॉर्म में। तो जो लोग कनेक्ट हो गए हैं सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम एंड नमस्कार। गुड आफ्टरनून स्वाति, रोहित जी, प्रियंका कुमारी, राम परवेश जी एंड प्रतीक्षा, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शीतल एंड मोस्ट वेलकम टू फिलोफॉर्म। जैसा कि सभी मैं एवरीडे आप लोग को बताती हूँ कि फिलोफॉर्म की हमारी आपकी इंस्टाग्राम चैनल भी है और हमारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेलीग्राम चैनल है, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इस समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ मैं, तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग टाइम से जुड़ेंगे तो सारे क्वेश्चन टाइम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ चेंजेस हुए हैं आप लोग के टाइम टेबल में, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। जो मैथ की क्लास आपकी चंद्रशेखर सर लेते हैं वो 10 AM पे रहेगी और साइंस की क्लास 1 PM पे चलेगी। और सीडीपी की क्लास जैसा कि मैं आप लोग के लिए एवरीडे लाती हूँ वो 3 PM पे चलेगी। और ईवीएस की क्लास आपकी 6 PM पे रहेगी और इंग्लिश की क्लास आपकी 7 PM पे और हिंदी की क्लास आपकी 9 PM पे रहेगी। तो ये नया टाइम टेबल आप लोगों के लिए है अलग अलग क्लासेस के, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स है सीटेट एग्जाम के लिए। साइंस की क्लास जो होगी वो आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है 1 PM पे। ठीक है, और हमारी मैराथन क्लास चलने वाली है, ये संडे को चलेगी 5 आवर्स नॉन स्टॉप। आपके जितने भी हम सभी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको, इसकी आपको संडे को जो क्लास कराएंगे ये पूरे 5 घंटे की होगी, जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आपकी स्टार्ट रहेगी। और हम सभी मेंबर्स जितने आपको लाइव क्लासेस देते हैं सभी एक साथ आपके लिए वहाँ पे रहेंगे और आपकी नॉन स्टॉप ये 5 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है, संडे रहेगा हमारा। ठीक है, और ये पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए है 11 दिसंबर, डेट याद रखिएगा। सभी को संडे को आना है और ये 10 बजे से आपके 3 बजे तक चलेगी। राधे राधे माही जी। तो ये संडे को भी अब हमारी क्लासेस रहेंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम हमारे पास में आ चुके हैं और हमें तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी है। तो आप सभी संडे को पूरे 5 घंटे अपने फ्री रखिएगा ताकि ये क्लासेस हो सके। गुड आफ्टरनून ज्योत्सना। ठीक हूँ माही, थैंक यू फॉर आस्किंग मी, सो स्वीट। आप सबको भी पता चल गया कि मेरी तबीयत खराब थी। हाँ रोई जी, मैं थोड़ी सी सर्वाइकल पेन से प्रॉब्लम होती है मुझे ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा कल ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, बट अभी ठीक हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम PYQ करेंगे वो 2013 की करेंगे। ठीक है, और जो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसी को लिया, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, राम परवेश जी पूछ रहे हैं कब से एग्जाम की डेट है। डेट तो अभी नोटिफिकेशन इसके लिए आया नहीं है, पर संभावना बहुत ज़्यादा ये की जा सकती है कि आपके 20 दिसंबर के बाद डेट कभी भी आ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, तो आपको तैयारी ऐसी रखनी है कि एग्ज़ाम कभी भी हो आप हमेशा उसमें अपना बेस्ट करने के लिए तैयार रहो, है ना।
तो डेट का वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी हमेशा अच्छे से जारी रखनी है ताकि एग्ज़ाम कभी भी हो आप हमेशा उसके लिए 100% देने के लिए तैयार रहें। ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है? रेहा सिंह, गुड इवनिंग रेहा। चलिए तो आज के क्वेश्चंस हम करेंगे, फटाफट करेंगे, सभी आंसर करिएगा। जहाँ कुछ डाउट हो वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं और अगर मुझे नहीं मालूम हो तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको लिखिएगा और 20 सेकंड के अंदर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा कई बुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? एकाधिक बुद्धि केवल समग्र रूप से में मौजूद प्रतिभाएं हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत छात्रों की उनकी विशेषताओं की खोज करने के लिए प्रदान करता है, एक व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक जोर देता है। यह अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा बिल्कुल समर्थित नहीं किया जा सकता है। Multiple intelligence are only the talented present in intelligence as a whole. Multiple intelligence provide students to discover their uh, propensities. It overemphasizes particles intelligence. It cannot be supported by empirical evidence at all. डी बोल रहे हैं। ओके जिसको नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कई बुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सी किस बात पर इसकी आलोचना की गई है वो आपको बताना है। एकाधिक बुद्धि केवल समग्र रूप से बुद्धि में मौजूद प्रतिभाएं हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत छात्रों की उनकी विशेषताओं की खोज करने के लिए प्रदान करता है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक जोर देता है। यह अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा बिल्कुल समर्थित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या क्वेश्चन देखने में? गुड आफ्टरनून शाहीन। क्या किसी को और भी परेशानी हो रही है क्वेश्चन को दिखने में? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी अपने मोबाइल की जो क्लियरिटी है ना उसको बढ़ा लेंगे तो क्वेश्चन आपको सब दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी फर्स्ट होगा। ठीक है ना? इसमें दे रहा सिद्धांत की आलोचना है। एकाधिक बुद्धि केवल समग्र रूप से बुद्धि में मौजूदा प्रतिभाएं हैं। ठीक है, तो केवल समग्र रूप से मौजूदा प्रतिभाएं नहीं है। इसमें जो होगा कि आपके इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि जो कही कि सब अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है ना? तो ये होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है जी। आई थिंक किसी ने इसका राइट आंसर नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही मिलान होने की संभावना कम से कम है? जिसमें सही मिलान नहीं है। ठीक है, उसका दिया है कि सही मिलान किसका नहीं है। बच्चे प्रवेश करते हैं चौमस्की के बारे में कुछ ज्ञान के साथ दुनिया में। इन्होंने कहा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जो वो कुछ ज्ञान और कुछ भाषा जो होता है वो पहले से डेवलप होता है, जन्मजात होती है। ठीक है, भाषा और विचार, यहाँ पे थॉट का हिंदी नहीं दिया बट इंग्लिश लैंग्वेज एंड थॉट है। भाषा और विचार, वाइगोट्स्की ने विचार शुरू में 2 अलग-अलग गतिविधियां हैं। वाइगोट्स्की ने कहा भाषा और विचार पर भाषा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? विचार पर निर्भर करती है, प्याजे जी के अनुसार है। भाषा है आपका कि बीएफ स्किनर ने उत्तेजना पर्यावरण में है। ठीक है, थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो गई है
पर उसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच। कौन सा जो है इसमें सही मिलान नहीं है, आपको बताना है। चिल्ड्रन एंटर इन चोमस्की द वर्ड द सर्टेन लैंग्वेज knowledge about language. Language and thought, Vygotsky thought are entirely two different activities. Language is Piaget को है ने जो कहा था कि विचार जो क्या होता है वो पूरी तरह से निर्भर होता है। ठीक है। लैंग्वेज इज बीएफ स्किनर स्टिमुलस इन इन्वायरमेंट। लैंग्वेज क्या होती है? स्टिमुलस के द्वारा वातावरण में सीखी जाती है। सेकंड का सभी बी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। चॉमस्की जी ने जो कहा था कि क्या होता है, ऑल लैंग्वेज कंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर रूल। सभी जो होते हैं भाषा जो भी बच्चे सीखते हैं वो एक सामान्य रहता है। जो भाषा अर्जन होती है बच्चों की वो क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है ना। बच्चे कुछ ना कुछ भाषा का ज्ञान जो होता है उनमें पहले से ही अर्जित होता है जन्म के समय। तो बिल्कुल सही बात है, जब भी बच्चे होते हैं तो फर्स्ट भी हमारा सही होता है। आपको बताना है कि क्या नहीं सही है। भाषा और विचार, वाइगोट्स्की ने कहा कि भाषा और विचार दो अलग अलग चीजें होती हैं, बट 3 साल के बाद जब ये चीजें होती हैं क्या होती है, ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है, लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में जो वाइगोट्स्की जी ने कहा। और प्याजे जी ने जो कहा कि भाषा जो कहती है विचार पर निर्भर करती है, तो प्याजे का है थॉट प्रोसेस कम बिफोर लैंग्वेज। जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्या होती है? भाषा से पहले आती है। तो भाषा क्या होती है? वो विचार पर निर्भर होती है। पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। तो हमारा थर्ड भी राइट है। जो राइट नहीं है वो हमारा है भाषा, जो बीएफ स्किनर जो उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कही है। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की, यानी कि हम बच्चों को लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हैं? रिवॉर्ड के द्वारा, पनिशमेंट, ऐसी कुछ चीजों से बच्चे सीखते हैं, ना कि स्टिमुलस के द्वारा सीखते हैं। तो जो नहीं मैच करता है वो हमारा होगा कि बीएफ स्किनर स्टिमुलस इन एनवायरनमेंट। जो हमारे स्टिमुलस एनवायरनमेंट में है उसके द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है द चाइल्ड रिसीव रिवॉर्ड फॉर यूजिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। यूजिंग लैंग्वेज के लिए वो रिवॉर्ड के थ्रू बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। और जितने लोग सही करते जा रहे हो वो +1 करेंगे ना। मैंने देखा कि कुछ लोग डिलीट करके भी अपने आंसर करेक्ट कर रहे हैं, बट इसको मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया कि ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आया है 2013 में, और ये कई बार घुमा के पूछता है। ठीक है ना। जो लैंग्वेज थर्ड वाइगोट्स्की ने भाषा को इम्पोर्टेंट माना है, बोला है दोनों चीजें जो होती हैं पहले डिफरेंट होती हैं, बट ड्यूरिंग आफ्टर 3 इयर्स ये आप मिल जाती हैं साथ में, फिर दोनों के बिना कार्य नहीं होता है। और जो प्याजे ने कहा कि लैंग्वेज जो क्या होती है वो विचार से के बाद आती है। पहले हमारे अंदर विचार आता है उसके बाद हम भाषा को लेते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें किसी को किसी तरह का डाउट इस क्वेश्चन में? गुड आफ्टरनून सविता जी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो गया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के लिए सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती, ना कि जैविक बंदोबस्ती के कारण। ठीक है। लिंग भूमिका दृष्टिकोण, लिंग भूमिका तनाव, लिंग भूमिका स्टीरियोटाइप, या फिर लिंग भूमिका निदान। ओके, थैंक यू स्वाति। सामाजिक भूमिकाओं के लिए सौंपी गई विशेषताएं, जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं जो समाज के द्वारा निर्धारित की जाती हैं कि आप पुरुष हो तो आपको ये कार्य करना है, आप महिला हो तो आपके लिए ये कार्य करना है। ये क्या होती है? जो कि जैविकीय रूप से वो चीज नहीं, उस चीज को बांधा जाता है। ये समाज द्वारा लिंग को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है। ओके, बाबली जी ने भी बोला नो डाउट। ओके, ठीक है। गुड आफ्टरनून फरा। थर्ड का सी बिल्कुल सही है। लिंग भूमिका स्टीरियोटाइप, जैविकी मैंने बताया एक बायोलॉजिकल होती है,
सेक्स डिटर्मिनेशन एक होती है हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट होती है, जो समाज के द्वारा निर्धारित होती है, वो स्टीरियोटाइप होगी। और जो हमारे जैविकी यानी जो फिजिकली जो प्राकृतिक रूप से लड़का और लड़की होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जैविकी बायोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंस होती है सेक्स डिटर्मिनेशन की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक होगा सीखने के अधिकतम करने के लिए उपयुक्त, यानी सीखने के लिए जो सबसे उपयुक्त होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसको आंसर करिएगा। शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने छात्रों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। समान छात्रों को जोड़कर छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को कम किया जाना चाहिए। इष्टतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक को केवल एक सीखने की शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ राय में अंतर से बचने के लिए एक ही कक्षा में रखना चाहिए। Which of the following will be the most appropriate maximize learning? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेगा टीचर शुड आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज हर स्टूडेंट कॉग्निटिव स्टाइल। Individual differences in students should be smoothed by pairing similar students. Teachers should focus on only one learning style to bring optimum result. Students of similar culture background should be kept in the same class to avoid differences in opinion. शाहीन, हाँ प्रतीक्षा, बबली ने आंसर कर दिया, सभी आंसर करिए। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर कि शिक्षक की संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ छात्रों की भी जो संज्ञानात्मक शैली है, जो भी उसकी सीखने की क्षमता है, ज्ञान की बात हो रही है, उन दोनों की पहचान करके ही हम उसकी लर्निंग को और अच्छा बेटर बना सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 4 का फर्स्ट होगा। ठीक, गुड इवनिंग पूजा। हाँ, 4 का ए है, तो इसमें आप लोग अपने +1 मार्क ऐड कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा कि और जहाँ पे केवल वाला शब्द आए, अगर चीजें पॉजिटिव में पूछी जा रही हैं तो केवल वाला शब्द देखकर ही पहले काट देना। सेरीगेट करना, अलग करना, एक ही कक्षा में रखना, केवल जो हो, अगर पॉजिटिव में आपका आंसर पूछ रहा है तो वो आंसर आपका कभी नहीं होगा, आप उसको देख के ही नेगेटिव छाट देना। ठीक है ना, ये कुछ चीजें होती है जब जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो उस चीजों को ध्यान में रखिए। अगर क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव चीजें पूछ रही कि आपको क्या करना है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित सभी सीखने के अलावा मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं। छात्रों को आंतरिक प्रतिक्रिया लेने के लिए कहना, छात्रों को मौका लेने के लिए एक सुरक्षित वातावरण पैदा करना, छात्रों को सिखाए गए विषय पर विचार करने के लिए कहे, जितनी बार संभव हो छात्रों का परीक्षण करना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, मतलब बजाय किसी के। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि आपसे पॉजिटिव में पूछ रहा है आंसर या फिर निगेटिव में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सभी अच्छा अपने मार्क्स को ऐड करते जाना। आज मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीटेड हैं या काफी उस तरह के, उन क्वेश्चंस को नहीं लिए हैं। ठीक है ना, और ये आपका जो मैं PYQ करा रही हूँ 2013 का करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, बजाय निम्नलिखित में सभी सीखने के अलावा मूल्यांकन को बढ़ावा देते, सभी देते हैं सिवाय एक के, जो नहीं देता है वो क्या है। ठीक है, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन वहां पे आपको खुद क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 5 का शाहीन बोल रही है सी। Telling student to take internal feedback, generating a safe environment for student to take chances, tell student to reflect on the topic thought, testing student as frequently as possible। 5 का 3 सब बोल रहे हैं कुछ, तो क्यों बोल रहे हैं?
छात्रों को सिखाया गया विषय पे विचार करने के लिए कहना, तो ये तो गुड थिंग है ना, कि हम बोल रहे हैं कि जो आप बता रहे हो एक बार उस पे आप विचार विमर्श करो। जैसे मैं अभी से आपको पूछ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो और विचार करो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ये अच्छी चीज है ना कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से देखो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है। ठीक है ना? जो नहीं करना वो क्या है, जितनी बार संभव हो छात्रों का परीक्षण कराओ, जितनी बार चाहो उतनी बार टेस्ट लो। तो ये गलत चीजें हैं मूल्यांकन करने के लिए। अगर बच्चा बार बार गलत कर रहा तो हम बार बार उसको बोले बार बार हम टेस्ट लेंगे, ना कि उसको ये चीज का महसूस कराना कि तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो उस पर विचार करो। है ना? तो असेसमेंट को कम करना ये अच्छी बात नहीं है कि जितनी बार संभव हो आप उतनी बार परीक्षण करो, उतनी बार टेस्ट लो। ठीक, चलिए। तो जिन्होंने डी आंसर किया है उसके +1 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब एक रसोइया खाना पकाने के दौरान भोजन का स्वाद लेता है तो वह किसके समान हो सकता है? सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहा है, या सीखने के रूप में मूल्यांकन हो रहा है, या मूल्यांकन और सीखना हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। व्हेन अ कुक टेस्टेड अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी akin to assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, या assessment and learning। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा सभी। शाहीन बोल रही हैं बी, माही बोल रही हैं सी, पूजा बोल रही हैं सी। सभी लोग आंसर करिए कि इसका क्या होगा। अगर हम इसी को एजुकेशन में बोले कि जब हम पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान हम कुछ चीजें टेस्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं? यानी हमने कितना कार्य कर लिया, उसका क्या रिजल्ट है, वो कैसा हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी में दिया कि जब एक रसोइया खाना पकाने के दौरान जब वो खाना ही बना रहा है, होता है ना हम महिलाएं जब जाते हैं किचन में या कोई भी हो शेफ हो, वो बिना टेस्ट किए कभी भोजन नहीं बनाता है, खाना को नहीं बनाता है, ना वो सर्व करता है। तो वो क्यों करता है? वो ये करता है क्यों, इसलिए करता है कि कहीं मेरे खाने में कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी हो तो हम उसको सुधार ले। है ना? सीखने का आकलन जो होता है कि बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि योगात्मक मूल्यांकन जो एक लास्ट में होता है, समेटिव, है ना, वो होता है। सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है हमारा फॉर्मेटिव होगा, रचनात्मक होगा। ठीक है ना, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं कि उसमें के दौरान हम अपनी कमियों को देख लेते हैं, कहीं मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, कहीं हम उसको कुछ छूट तो नहीं गया मेरा। तो जो राइट आंसर होगा ना वो ये होगा कि दूसरा, यानी वो अपने खाने की विशेषता को चेक कर रहा है। ठीक है ना, तो सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहा है ताकि उसमें किसी तरह की कोई कमी हो तो हम उसको सुधार सके। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी का? यस, मीला ने आंसर किया बी, बी इज द राइट आंसर। सीखने के लिए मूल्यांकन जो भी हम कर रहे हैं उसके दौरान अगर कोई कमी रह जाती है तो हम उसको सुधार कर ले, तो इसे बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अभी किसी को डाउट है क्या? ये एक्चुअली ये जो हम करते हैं ना, जब हम पढ़ाई एग्जाम बच्चों का क्लास स्टार्ट करते हैं, जब भी अप्रैल से जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो हम बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं आप लोग से पढ़ाते पढ़ाते बीच में पूछ लेती हूँ ना कि इसका आंसर बताओ, ये करो। तो वो क्या होता है, उसके दौरान हम बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं कि जो भी हमने बताया है वो कहाँ तक बच्चे को समझ में आया। ठीक है, और अगर उसे नहीं कुछ समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, अपनी टीचिंग मेथड्स को चेंज करेंगे, फिर नए तरीके से उसको समझाएंगे। है ना? तो हम उसमें साथ साथ में उसका मूल्यांकन करते चल रहे हैं कि कहाँ बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है और क्यों दिक्कत हो रही है।
तो हम उस चीज को चेंज करेंगे, फिर से उस चीज को समझाएंगे बच्चे को, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह उसी फॉर्म को आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछा कि रसोइये ने जब ऐसा कार्य किया तो वो क्या कर रहा है, तो वो यही चेक कर रहा है कि जो मैं खाना बना रहा हूँ वो कहाँ तक सही बन पाया है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट? सीखने का आकलन हम लास्ट में करते हैं, जैसे जब हमने खाना पूरा बना लिया, सर्व करने के लिए रेडी कर लिया, तब हम चेक करते हैं कि हमारा खाना कैसा बना है, परफेक्ट बना है ना, वो हो गया। असेसमेंट एज लर्निंग जो आपका होगा ना, वो भी आपके लर्निंग से ही रिलेट होगा। ये तो ऑफ लर्निंग समेटिव वो हो गया। एज लर्निंग में जब आप जाएंगे तो वो काफी डिटेल हो जाता है। वहां पे क्या होता है, वो अपने पीयर से भी सीखता है, दूसरे लोगों से भी अपना मूल्यांकन कराता है, ना एक टीचर असेसमेंट करता है, वो खुद का लर्निंग अपने से ऑब्जर्व करने लगता है कि मैंने कहाँ तक सीखा। और ये असेसमेंट वो अपने पीयर ग्रुप से भी करा सकता है ना, जो उसके साथ में सहपाठी बैठता। कराते हो ना आप लोग एग्जाम में, जब आप लोग छोटे क्लासेस में बच्चे पढ़ते हो ना, कहते हैं तुम मुझसे पूछ। ऐसा हम सभी लोगों ने किया है अपने कक्षा में बच्चों के साथ, जब हम साथ में पढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, चलो तुम आप बता दो कि सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या हम खुद से क्वेश्चन आंखें बंद करके बोलते हैं, याद करते हैं, पूछते हैं। ठीक है ना, तो ये एज लर्निंग हो गया, खुद के द्वारा भी अपना मूल्यांकन, और जो हमारे पीयर ग्रुप है उसके द्वारा भी हम अपना मूल्यांकन कराते हैं। ठीक है, तो ये एज लर्निंग हो गया। समझ में आ गया? अभी किसी को डाउट? ऐसा जनरली हम सभी ने अपने क्लासेस में हर जगह बहुत किया है ना, अभी भी करते हैं। जो कुछ दिमाग में क्वेश्चन चलता है तो अपने दिमाग से अपने आप को ही क्वेश्चन करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो ये चीजें जो हो जाती है वो हमारे असेसमेंट एज लर्निंग आ जाता है। अभी किसी को डाउट? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, मैम लर्निंग से पहले असेसमेंट क्या कहलाता है? वो भी आपका सेल्फ रेगुलेशन में आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, एक माइंड मैप तैयार करना है ना, कि आपको क्या क्या आपको आता है और आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो ये तीन चीजें तो बेसिक चीजें हो गई। एक जो आप पढ़ाई के दौरान करते हो वो आपकी फॉर लर्निंग हो गई, एक पढ़ाई के बाद आप करते हो वो ऑफ लर्निंग हो गई, और एक पढ़ाई के करते टीचर के द्वारा ना करते हुए आप खुद का असेसमेंट कर रहे हो, या अपने दोस्तों के ग्रुप से या अपने फैमिली मेंबर से असेसमेंट कराते हो, वो आपकी एज लर्निंग हो गई। और भी पढ़ाई से पहले जो असेसमेंट आप करोगे वो तो आपकी खुद की हो गई ना, कि आपको कहाँ तक क्या चीज आता है, एक माइंड मैप तैयार करना। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है क्या? सभी का क्लियर हो गया क्वेश्चन? सुजाता पटेल, गुड इवनिंग सुजाता जी। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अभी मैंने तीनों क्लियर किया, मैंने इसको पढ़ाया भी है आपके थ्योरी क्लासेस में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, ठीक है, अभी ये तीनों को अच्छे से करना। जब भी दौरान में पूछा जाए, ड्यूरिंग हो रहा है, ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग कुकिंग, ड्यूरिंग में, तो वो हमारी फॉर लर्निंग होगी, एंड होगी तो ऑफ लर्निंग होगी, और जब हम साथी के द्वारा कराते हैं एज होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, विभेदित निर्देश क्या है? छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के समूहों का उपयोग करना, कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित या अनुशासनहीन छात्र गतिविधि, उन समूहों का उपयोग करना जो कभी नहीं बदलते हैं। Differentiate instruction is using a variety of grouping to meet student needs, doing something different from every student in class, disorderly and undisciplined student activity using groups that never change. क्वेश्चन क्लियर है? आंसर क्लियर है कि नहीं है? हाँ, सेल्फ रेगुलेशन होता है सेल्फ लर्निंग, ठीक है ना। हाँ, 7 का ए बोल रहे हैं।
ओके पूजा जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हुआ कि नहीं आपको? वेरी गुड, सभी 7 का ही बोल रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बिल्कुल सही है, 7 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो सभी अपने नंबर प्लस कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध कक्षा में यह तय करने से पहले कि क्या कोई छात्र विशेष शिक्षा की श्रेणी में आता है, एक शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? माता-पिता को शामिल नहीं करना, क्योंकि माता-पिता का अपना काम होता है विकलांगता स्थापित करने के लिए अपनी मातृभाषा पे छात्र का मूल्यांकन करें, विशेष मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करें, पर्यावरणीय कारकों को बेअसर करने के लिए अलग करना। ओके, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। ममता जी, नमस्ते, नमस्ते ममता जी। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी का आंसर करिएगा। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध कक्षा में यह तय करने से पहले कि क्या कोई छात्र विशेष शिक्षा की श्रेणी के तहत आता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता-पिता को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता-पिता का अपना काम होता है विकलांगता स्थापित करने के लिए अपनी मातृभाषा पर छात्र का मूल्यांकन करें, विशेष मनोवैज्ञानिकों को उपयोग करें, पर्यावरणीय कारकों को बेअसर करने के लिए अलग करना। ठीक है, हाँ, सबिता अपने नंबर भी प्लस कर रही हैं, वेरी गुड, सभी अपने नंबर प्लस करते जाना। शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर कोई छात्र में किसी तरह की डिसेबिलिटी है या फिर वो दूसरे लैंग्वेज का है, विविध कक्षा में डाइवर्सिटी होना सभी को पता है, तो इसको हमें किस तरह करना है? इन अ कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम बिफोर डिसाइडिंग wherever a student comes under special education category, a teacher should तो उसमें जो करना है ना आपके होगा इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन हिज मदर लैंग्वेज एंड स्टेब्लिश डिसेबिलिटी है ना, उसकी मातृभाषा में ही उसको हमें करना है। जब भाषाई विविधता यानी भाषा की जो बात हो गई कि विभिन्न भाषा वाले क्षेत्र में है, तो उनके उनकी मातृभाषा में ही उसका मूल्यांकन करना और प्रोवाइड कराना एक शिक्षक को फर्स्ट करना है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, बहुत लोग सी आंसर कर रहे हैं, पर विशेष मनोवैज्ञानिकों का क्यों उपयोग करेंगे? अगर आपके क्लास में हर तरह के बच्चे आ रहे हैं अलग-अलग लैंग्वेज के, तो क्या आप मनोवैज्ञानिकों के पास जाओगे? आपका पूछ रहा है एक शिक्षक के रूप में आप क्या करना है कि उसकी जो भी जिस तरह की परेशानी है, उसको हम उसके मातृभाषा में ही उसका मूल्यांकन करेंगे, जिस तरह में वो समझना अपने आप को ज़्यादा बेटर समझता है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक, अभी किसी को कोई डाउट? ठीक है ना, कुछ लोगों ने सी आंसर किया था, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सीखने की अक्षमता निम्नलिखित सभी के कारण हो सकती है सिवाय एक के। ठीक है ना, तो आप बताना कि अक्षमता का कारण क्या होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्टेड। टीचर वे ऑफ टीचिंग, शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका। फिर आपके आ गया शराब का प्रसव पूर्व उपयोग, मानसिक मंदता या शैशवावस्था के दौरान मैनिटाइज। सिवाय एक के जो है सीखने की अक्षमता के सभी कारण है सिवाय एक के। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करिएगा, और किसी तरह का डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए, फ्री टू आस्क मी। आंसर नहीं आ रहा है किसी का। सुजाता अपना नंबर प्लस कर रही हैं, बहुत अच्छा। सीखने की अक्षमता निम्नलिखित सभी के कारण हो सकती है सिवाय एक के।
अगर कोई बच्चा सीखने में असमर्थ है, उसमें किसी तरह की डिसेबिलिटी है, तो वो किस कारण होती है सिवाय एक के जो नहीं है उसकी डिसेबिलिटी का कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? किसी का राइट आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो। लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्टेड टीचर वे ऑफ टीचिंग। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है तो क्या वो शिक्षकों के पढ़ाने की वजह से होगा? जब भी एक माता प्रेग्नेंट होती है, वो गर्भ में बच्चे को लेती है, तो उसे मादक पदार्थों से दूर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका इफेक्ट उसके बच्चे पे पड़ेगा, उसकी मेंटल एबिलिटी पे पड़ेगा। तो ये तो हो है ही है, मानसिक मंदता भी है, हमारे सीखने की अक्षमता, और शैशवावस्था के दौरान किसी तरह की बीमारी हो जाना भी एक तरह के मानसिक अक्षमता का कारण है। तो ये तीनों तो कारण है सिवाय एक के कि शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके से क्या कोई बच्चा मंदबुद्धि या किसी तरह की मानसिक अक्षमता हो सकती है? आंसर करेगा सभी। आप लोग राइट आंसर क्यों नहीं किए किसी ने? सुजाता है जो उन्होंने 9 का ए आंसर किया है, और रोहित आप पहले आंसर दूसरा किए थे, अभी आप लोगों ने आंसर चेंज किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसका राइट आंसर क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत है क्वेश्चन को समझने में? सिवाय एक के जो है वो मानसिक मंदता का कारण नहीं होता है, मानसिक बीमारी का। ठीक है, तो क्यों ऐसी गलती हुई आप सभी से इतनी इजी से क्वेश्चन में? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षकों के पढ़ाने से किसी के सीखने की अक्षमता नहीं होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ओके, प्रियंका बोल रही है मैंने भी। ठीक है, पर आंसर मुझे राइट नहीं दिखा था, इसलिए मैंने ये बोला। ठीक है ना? तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सिवाय एक के ऐसे बहुत क्वेश्चन 2013 में पूछे गए जो सिवाय करके पूछे गए, तो यानी आपको निगेटिव निकालना है। ठीक है, ममता जी बोली मेरा भी सही है। ओके, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो आंसर सही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये पूछा। ठीक है ना? सीखने लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ रहा था कि सिवाय एक के कारण नहीं है, बाकी सब कुछ कारण है। ओके, ओके, इसीलिए मैं क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा कि सिवाय, जब भी सिवाय हो तो आप समझ जाना कि आपको निगेटिव में पूछ रहा है कि क्या आंसर निकालना है सिवाय एक के। बाकी 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर किया था वही अपने नंबर प्लस करना, चीटिंग नहीं। +9 है, ओके, चलिए। एक समावेशी स्कूल निम्नलिखित सभी प्रश्नों को दर्शाता है सिवाय इसके। क्या हम मानते हैं कि सभी छात्र सीख सकते हैं? करो हम सीखने को सक्षम वातावरण की योजना बनाने और वितरित करने में के लिए टीमों में काम करते हैं? क्या हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य से ठीक से अलग करते हैं? क्या हम छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियों को अपनाते हैं? डांटने भी नहीं आता है, हाँ, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। चलिए, एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट ऑन अ फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्टेड। ठीक है ना? कौन सा जो है आपके एक नहीं है? ठीक है ना? समावेशी स्कूल में निम्नलिखित सभी प्रश्नों को दर्शाता है सिवाय एक के, ध्यान दीजिएगा। ये तो बात है कि मैं अपने बच्चों को भी डांटती हूँ तो सभी यही बोलते हैं कि आप डांटती हो कि समझाती हो, कुछ समझ में नहीं आता है। पर आप सब एक शिक्षक होने वाले हो, मेरा कोई वो नहीं होता कि मैं आपको डांटूं, है ना? तो आप लोग को बस मैं क्वेश्चन पे बार बार याद दिलाती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है ना? आप मिस्टेक करोगे तो आपको दुख होगा, उससे ज्यादा दुख मुझे होता है कि जब आप गलत आंसर करते हो। अभी क्वेश्चन नंबर
10 का सभी बोल रहे हैं सी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका सी होगा कि हमें बच्चों को क्या करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग नहीं करना है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सबको हमें साथ मिलके चलना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। जहां भी सेग्रीगेट अगर दिखता है तो वो तो हमें हटा ही देना है, कि हमें बच्चों को कभी अलग नहीं करना है। ठीक है ना? ओके। चलिए ठीक है। हाँ, 10th का जो राइट आंसर सी ही है। बहुत सही। डांटिए। ओके, चलिए अब डांटूंगी सबको। हाँ, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली छात्र हैं, अभिसरण विचारक, भिन्न विचारक, बहिर्मुखी, बहुत मेहनती। गिफ्टेड स्टूडेंट आर कन्वर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर, या एक्सट्रोवर्ट, या वेरी हार्ड वर्किंग। हाँ, अभी तो स्टूडेंट है, पर भावी तो शिक्षक आप ही होने वाले हो ना। अभी के जो शिक्षा नीति के क्या बोलते हैं कि बच्चों को जितना प्यार से हो वैसे समझाना है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, कुछ भी आपको हार्ड वर्क नहीं देना है बच्चों को, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो सब कुछ करना है टीचर को ही झेलना है, बच्चों से प्यार से ही बातें करनी है। 11 का बी। ओके। आराधना 11 का सी बोल रही हैं, बहिर्मुखी होते हैं, ये एक उनकी क्वालिटी हो जाएगी, उनकी पर्सनालिटी की। ठीक है ना? और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रतिभाशाली छात्र जो हो वो बहिर्मुखी हो। इंट्रोवर्ट भी होते हैं, वो खुद में मगन होते हैं, अपने आप को ज्यादा रिजर्व भी रखते हैं। ऐसा आप सभी ने देखा होगा, जो टैलेंटेड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ने में ज्यादा फोकस होता है, वो जरूरी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट हो, वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं। है ना? ज्यादा समय अपने आप को रिजर्व रखते हैं, इधर उधर की बातें करना कम पसंद करते हैं, अपने पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। राइट आंसर जो होगा वो डाइवर्जेंट थिंकर होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। लगभग सभी का आंसर सही किया था, ममता ने सी किया है, बट सी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सबसे उपयुक्त होगी निम्नलिखित विकल्प को पूरा करने के लिए? बच्चे तेजी से तब सीखते हैं जब उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो लगते हैं। भूल जाओ एक कक्षा में उपयोगी है। भूल जाना जो कहते हैं कक्षा में उपयोगी है। याद करे केवल उन वर्ग में काम से जुड़ा होना। याद रखे संस्कृति रूप से तटस्थ। सीखे वास्तविक जीवन में उपयोगी। बच्चे कब तेजी से सीखेंगे, यहाँ पे जो सही मैच आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, कि बच्चे कब ज्यादा सीखते हैं, जब उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो वो क्या होगा? भूल जाओ ये कक्षा में उपयोगी है, ऐसा कहना। याद करे केवल उन वर्ग में काम से जुड़ा हुआ है। याद रखे संस्कृति के रूप में तटस्थ हो। सीखे वास्तविक जीवन में उपयोगी हो। 12 का डी। हाँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना? तो 13 में या 12 करिए, दोनों में। हाँ, डी। डी होगा। जब भी हम वास्तविक जीवन को लेकर चीजें को सीखेंगे तो वो चीजें ज्यादा बेटर होती हैं। तो राइट आंसर होगा 4। तो सभी +1 कर लेना अपने नंबर में। ठीक है? चलिए, हाँ, आगे क्वेश्चन देखिएगा। 13 क्वेश्चन है और 14 हो गया है। ठीक है, नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग समझदार बच्चे हो, कर लेना सही अपने से करेक्शन। ठीक। ओके, शाहीन भी बोल रही हैं डी। हाँ, बबली जी बोल रही हैं डी। पूजा ने डी। हाँ, सुजाता 4। हाँ, बिल्कुल सही है आंसर। रोहित जी का भी है, प्रतीक्षा, फरा। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, सीबीएसई ने व्यक्तिगत छात्रों के लिए गतिविधियों के स्थान पर छात्रों के लिए समूह गतिविधियों को निर्धारित किया। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है?
व्यक्तिगत प्रतियोगिता के लिए नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया को दूर करना जो सीखने में सामान्यीकृत हो सकता है, बनाने के लिए शिक्षकों के व्यक्तिगत छात्रों के बजाय समूह का निरीक्षण करना आसान है, को तर्क संगत बनाना स्कूल के पास उपलब्ध समय जिनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं है, गतिविधि की असंरचनात्मक लागत को कम करना है। सीबीएसई ने जो ग्रुप में बात कही कि व्यक्तिगत छात्रों की गतिविधियों को स्थान पर छात्रों को समूह गतिविधियों में निर्धारित करने के पीछे उसका विचार क्या है? CBSE prescribed group activities for student in place of activities for individual student. The idea behind doing so could be, क्या है इसके पीछे का रीजन? सुजाता बोल रही हैं डी। ओके 14 का आंसर सभी कर रहे हैं। शाहीन बोला सी। तो इसका करने का मेन वजह क्या था? इसकी जो थी वो क्या थी कि सीबीएसई ने व्यक्तिगत छात्रों के लिए क्यों बोला कि इससे क्या होगी, जो नकारात्मक जो निगेटिव थिंकिंग बच्चों की होगी वो दूर होगी और सीखने का जनरलाइजेशन होगा, यानी सब क्या करेंगे, ग्रुप में अच्छा सीखेंगे, बेटर सीखेंगे। तो इसके पीछे का दृष्टिकोण यही था कि नकारात्मक भावनाओं प्रतिक्रियाओं को दूर करना है, ठीक है ना, और सीखने को सामान्यीकृत करना है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम ने ए आंसर किया है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो आप लोग अपने +1 मार्क्स ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए आज देखना है मुझे कौन कितना स्कोर करता है। आगे के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष बच्चे के फिल्मों में चित्रित हिंसक व्यवहार सीख सकते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में इसके किसके द्वारा ये कार्य को आधार दिया गया है? काफी फेमस है, मैंने पढ़ाया है, आपके रिवीजन क्लास को भी किया था, क्वेश्चन में भी कराया था, तो बताइएगा। The conclusion, children can learn violent behavior dispatched in the movie may be diverged on the basis of the work done by which of the following psychologist? किस मनोवैज्ञानिक द्वारा यह कहा गया है कि बच्चे जो है आक्रामक व्यवहार देखकर सीखते हैं? एल्बर्ट बंडूरा, जेबी वॉटसन, इवर्ट थॉर्नडाइक या फिर जीन पियाजे? बहुत अच्छा, अनुज कुमार जी का आंसर आ गया है 15 का सी। माही बोल रही है सी। यस, तो ये जो मेन इनका जो था वो बाबी डॉल पे था, किया था भी इन्होंने, और जो बोला था ये बच्चे क्या होते हैं, ऑब्जर्व करके चीजों को सीखते हैं, ये जो कथन कहा गया है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा कहा गया है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ, और सभी ने इसका सही आंसर भी किया है, तो सभी के +1 मार्क ऐड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों में फैशन शो का निरीक्षण करते हैं और मॉडल की नकल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की नकल को क्या कहा जाता है? प्राथमिक सिमुलेशन, माध्यमिक सिमुलेशन या सामाजिक शिक्षा या फिर सामान्यीकरण? यस, 15 के लिए सभी ने आंसर बिल्कुल सही कहा है। 15 हो या फिर 14, हाँ नंबर्स में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो सभी ने जो इसका आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का भी सभी आंसर फटाफट करते जाइए। Student observe fashion show and try to imitate models. Think this kind of imitation may be called primary simulation, secondary simulation, social learning या फिर generalization? तो हम जो अपने समाज के द्वारा देखते हैं, जो सीखते हैं, वो क्या होती है, हमारी सोशल लर्निंग होती है। यानी वो क्या कर रहा है, फैशन शो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मॉडल कर हो रहा है, तो ये हमारी कहाँ आ जाती है, सामाजिक अधिगम में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी होगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। प्रतीक्षा, शाहीन और बबली जी ने किया, हाँ पूजा जी ने भी आंसर बिल्कुल सही किया है, फरा ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने सही किया मैंने देख लिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सामाजिक अधिगम है, ठीक है ना। सोशल लर्निंग है कि हम अपने समाज के द्वारा नकल करके सीख रहे हैं, और ये पता ही है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था।
ठीक है ना, यानी निरीक्षण कर रहे हैं, मॉडलिंग के थ्रू सीख रहे हैं। तो ये कब आता है मॉडलिंग के थ्रू सीखना? मॉडल के द्वारा जो भी मॉडल कर रहा है बिहेवियर, आजकल ये सब चीजें काफी प्रचलित है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाए जाते हैं आपको टीवी में कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करे, देखे, है ना। तो ये हमारी एक तरह से सोशल लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। यदि छात्र को एक पाठ के दौरान बार बार त्रुटियां करते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? निर्देश, कार्य, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करें। कुछ समय के लिए सब छोड़ के दे और कुछ समय बाद वापस आए क्लास में। दोषी छात्र की पहचान करें और उनके बारे में प्रिंसिपल से बात करें। गलती करने वाले छात्र को क्लास से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। आंसर करेगा, इफ स्टूडेंट रिपीटली मेक एरर ड्यूरिंग लेसन, अ टीचर शुड। 16 का सी बोल रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 ही करिएगा ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने ये लिखा और आप आंसर ये कर रहे हो, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन नंबर 16 का पीछे वाले का आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि यदि एक छात्र बार बार कक्षा में त्रुटि कर रहा है तो एक शिक्षक को क्या करना है? मेक चेंज इंस्ट्रक्शन, टेक टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट, इस चीज को चेंज करेंगे या फिर क्लास को छोड़ के चले जाएंगे, फिर कुछ देर बाद वापस आएंगे, या गलती करने वाले छात्र को पहचान करके उसको प्रिंसिपल से बात करेंगे या क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। तो काफी इजी है, सभी आंसर कर लोगे। ठीक है ना। तो रोहित जी, आप आंसर कैसे कर रहे हो? 17 का बी कैसे होगा? आप अगर कक्षा में पढ़ा रहे हो, कोई छात्र मिस्टेक करेगा तो आप क्लास छोड़ के चले जाओगे, फिर कुछ देर बाद आओगे, ऐसा करोगे क्या आप? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज करेंगे, टाइम टेबल को चेंज करेंगे। हो सकता है वो पीछे बैठ रहा है इसलिए उसको समझ में ना आ रहा हो, तो उसकी सिटिंग अरेंजमेंट को सही करेंगे, है ना। त्रुटि करने का कारण जानेंगे, फिर उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे, ना कि ये सॉल्यूशन करेंगे कि हम कक्षा को छोड़ दें और फिर कुछ समय बाद आए। ठीक है ना, तो ये कभी मत करिएगा अपने क्लास में। ठीक है रोहित, चलिए। अभी थोड़ी स्ट्रिक्ट वाली टीचर बन रही हूँ मैं। ठीक है, अब आप गलती कर रहे हो तो मैं तो क्लास छोड़ के जाऊंगी नहीं, मैं तो आपको समझाऊंगी ही। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। परीक्षा के कारण चिंता का प्रबंध करने के लिए कुछ तकनीकें निम्नलिखित हैं, सिवाय इसके कि प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित होना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन मांगना या ताकत पर जोर देना। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। सिवाय किसका है? ठीक है, हाँ। चलिए, सुजाता +7 कर रही हैं, सबिता का +10 है, बहुत अच्छा। बस एक दो बच्चे ही हैं जो अपने नंबर शो कर रहे हैं, बाकी सब नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बाकी सब भी करते रहना। ठीक है, चलिए। बबली जी हंस रही मैंने हंसने के लिए ही बोला। ठीक है ना, आप क्वेश्चन गलत करोगे तो मैं आपको उसको प्रॉपर सोल्यूशन दूंगी, ना कि क्लास को छोड़ के चली जाऊंगी। करेगा, परीक्षा के कारण चिंता का प्रबंध, हमें जो स्ट्रेस को कम करना है, सिवाय एक के जो हम परीक्षा में ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी, अपनी चिंता को हम मैनेज कर सकते हैं। अप्रोचिंग बाकी सबको कर सकते हैं, लेकिन एक सिवाय जो है वो परीक्षा को, हमारे जो होता है ना नियंत्रण को कम कर सकता है, चिंता को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। तो वो क्या होगा? अभी आप चीजों को, क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं फिर से आप लोग को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है ना। परीक्षा के कारण चिंता का प्रबंध करने, यानी चिंता को कम करता है, बाकी सब चिंता को कम करेगा, सिवाय एक के जो है टेक्निक वो चिंता को कम नहीं करेगा। वो क्या है? हाँ, रोहित जी समझ गए, बाकी सब नहीं समझे।
सभी चीजें हैं वो चिंता को कम करती हैं, सिवाय एक को जो है, जो परीक्षा की चिंता को कम नहीं करेगा। वो क्या होगा कि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, ये हमारी एंजाइटी को कम नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा, बल्कि हमारी एंजाइटी को और बढ़ाएगा, है ना। प्रश्न पत्र के से पहले से परिचित होंगे तो हम थोड़े से रिलैक्स फील होंगे, किसी का हम सपोर्ट मांगेंगे तो भी हम रिलैक्स होंगे, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम उस चीज को करेंगे तो भी हम अपनी एंजाइटी को कम कर रहे हैं। लेकिन हमने कुछ प्रयास किया नहीं, या प्रयास किया है, अपने ऊपर बिलीव नहीं है, परिणाम को ज्यादा हम सोच रहे हैं, तो वो हमारी एंजाइटी को ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है ना सबिता, आप डी आंसर कर रही हो, डी गलत है। ठीक है ना, ताकत पे जोर देना है, यानी आप तो फुल ऑफ स्ट्रेंथ से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अभी एग्जाम जो आप कर रहे हो अपना स्ट्रेंथ लगा रहे हो ना एग्जाम में, तो ये तो आपके अंदर पॉजिटिव है ना कि निगेटिव जाएगा। चलिए, ब्लूम का वर्गीकरण एक पदानुक्रमिक संगठन है। किसका है? उपलब्धि, लक्ष्य, पाठ्यचर्या, घोषणा, पढ़ने का कौशल या फिर संज्ञानात्मक कौशल। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अचीवमेंट गोल्स, करिकुलर डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल्स या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। 19 का आंसर करिए फटाफट सभी। तो है आपके 20 क्वेश्चन ही हैं, तो जल्दी से आंसर करना सभी, इसका क्या होगा। 19 का बी बोल रही हूँ शाहीन। तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण है काफी फेमस है, आप लोग बीएड डीएलएड जो भी आपने पढ़ा है बीटीसी, उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर पढ़ा होगा। तो इन्होंने 3 तरह के बताए थे, एक कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर। ठीक है ना, संज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन आते हैं। भावनात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव डोमेन, जिसमें बच्चों की भावनाओं से रिलेटेड रोना, हंसना, ये सब चीजें होती हैं। और तीसरा आपका आता है मनोशारीरिक यानी साइकोमोटर डोमेन्स, जिसमें क्रियात्मक पक्ष को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट जो हैं ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के हैं। तो इसमें जो तीनों आपका दिया है वो नहीं है, जो आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखे रहिएगा। कॉग्निटिव आपका है, सेकंड आपका अफेक्टिव है, और थर्ड आपका साइकोमोटर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक शिक्षक उनमें समान मात्रा में रस भरे 2 समान गिलास दिखाता है। वह उन्हें 2 अलग-अलग चश्मे यानी ग्लास में खाली करता है, जिनमें एक लंबा होता है, दूसरा चौड़ा होता है। वह अपनी कक्षा में यह पहचानने के लिए कहती है कि किस ग्लास में अधिक रस होगा। छात्र जवाब देता है कि लंबे गिलास में अधिक रस है। उनके छात्रों में इसमें शामिल किया गया किस चीज में बच्चा जो है वो सही नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? आवास यानी एकोमोडेशन, इगोसेंट्रिक, डिसेंट्रिक या रिवर्सिबिलिटी। कौन सा गुण है जो इसमें आपका जो है वो नहीं है, एक्सेप्ट है ना। A teacher showed 2 identical glass filled with a equal amount of juice in them. She empties them in 2 different glasses, one of which is the taller and other one is wider. She asked her class to identify which glass would have more juice in it. Student replied that the taller glass has more juice. Her student have difficulty in dealing with. बच्चे को किस चीज में डिफिकल्टी हो रही है डीलिंग करने में? यस, बबली ने बोला हाँ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। ओके, तो ये किस एज में जो होता है आपका होता है, बच्चे में कंजर्वेशन नहीं आया है, संरक्षण का गुण जो है वो नहीं आया है, ये किस एज में होता है? जो जीन पियाजे जी ने 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें से है आपका बच्चा क्या होता है, एकोमोडेशन जो हो गया, यानी हमारे नए स्कीमा और पुराने स्कीमा में जब तालमेल नहीं बैठता है तो हम एकोमोडेशन करते हैं। इगोसेंट्रिक और आपके रिवर्सिबिलिटी जो होती है, और कंजर्वेशन का जो गुण नहीं होता है वो किस होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है, बच्चे अहंकारवाद होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो खुद में ज़्यादा बिज़ी होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा सही समझते हैं। रिवर्सिबिलिटी जो होती है, ये भी इनके अंदर ये गुण नहीं आता है, यानी कि चीज़ों को रिवर्स करके, जैसे बैकवर्ड काउंटिंग हो गया, ये हो गया, ये सब गुण जो होते हैं इनमें डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है। डिसेंटरिंग आपकी आती है कॉन्क्रीट एज में, तो यानी अभी बच्चा कॉन्क्रीट एज में नहीं है, आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, यानी वो बच्चों का कंजर्वेशन का गुण जो है वो नहीं सीख पा रहा है। यानी डिसेंटरिंग यानी चीजों को कई तरीकों से सोचने का जो गुण है उसके अंदर अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो किस तरह की उसके समस्या हो रही है वो डील नहीं कर पा रहा है, डिसेंटरिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा। ठीक है, हाँ, माही ने आंसर किया प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यानी कि डिसेंटरिंग का जो गुण होता है ये तो कॉन्क्रीट में आता है, और बच्चा क्या है, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है ना, जब वो चीजों में कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, अहंकार और आवाज तो आपका एकोमोडेशन जो हो गया, समायोजन, वो अलग चीज हो गई, रिवर्सिबिलिटी जो हो गई, ये भी आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। और डिसेंटरिंग जो होता है यानी चीजों को कई तरीकों से नहीं पा रहा, वो क्या होता है, सेंटरिंग होता है, चीजों को केवल एक तरफ से सोचता है। तो ये सब क्या होता है, आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो ये जनरली किस स्टेज में बच्चा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। तो जो इसमें नहीं कर पा रहा है वो डिसेंटरिंग नहीं कर पा रहा, वो किस तरह की कठिनाई को फेस कर पा रहा है, डिसेंटरिंग को फेस कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा थर्ड। ठीक है, थर्ड होगा, डिसेंटरिंग होगा। रिवर्सिबिलिटी भी आपकी कॉन्क्रीट एज में आएगी, यानी इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चा क्या होता है, बैकवर्ड चीजों को नहीं सीख पाता है। जैसे 4+2=6 होगा, लेकिन 4+2 - 4 होगा, ये बच्चा सॉरी 6 - 4 2 होगा, ये बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। या फिर काउंटिंग, अगर आप 1 से 12 तक काउंटिंग करा लो, उसको फिर रिवर्स फॉर्म में कराओ, तो बच्चा वो उसको करने में कठिनाई होगी, तो वो नहीं कर पाएगा। ये सब जो डिसेंटरिंग और रिवर्सिबिलिटी की जो होती है, ये आपके कॉन्क्रीट लेवल में होता है जब बच्चा जाता है। लेकिन यहाँ पे जूस के ग्लास में कंजर्वेशन वो नहीं कर पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चा चीजों के जो फैक्ट है उसको नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे वो डिसेंटरिंग की तरह प्रॉब्लम कर रहा है। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन देता कि वो काउंटिंग में या किसी चीज को रिवर्स थॉट में नहीं सोच पा रहा है, मतलब जो चीजें सीधे जा रही है वो उल्टे में कैसे जाएगी, उस चीज को नहीं सीख पाता है, तो उसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। लेकिन डिसेंटरिंग यानी कि बच्चे ने बड़े ग्लास को देखकर ही बता दिया कि जूस उसमें ज्यादा है, जो कि क्वांटिटी सेम है, ये कंजर्वेशन होता है। बट यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं दिया है, आपका डिसेंटरिंग दिया है, यानी वो चीजों को दो तरीकों से नहीं सोच पा रहा, वो केवल बस ग्लास के एस्पेक्ट को देख रहा है कि कौन सी ग्लास बड़ी है और कौन सी ग्लास छोटी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना आंसर दे दिया। ठीक है आराधना, उसने ये नहीं सोचा कि क्वांटिटी तो सेम है, भले ग्लास कोई भी हो, इस चीज को वो नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पे डिसेंटरिंग हुआ। डिसेंटरिंग मतलब कोई भी क्वेश्चन जब हो उसको आप कई तरीकों से सोच सको, तो वो होता है डिसेंटरिंग। लेकिन जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो उसमें डिसेंटरिंग का गुण नहीं डेवलप होता है, वो सेंट्रलाइज होता है, वो चीजों को बस एक ही तरीके से, एक ही नजरिए से देखता है और सोचता है, उसको बोलते हैं सेंटरिंग। तो पूछ रहा है बच्चा किस तरह की डिफिकल्टी को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे जो वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है वो डिसेंटरिंग को फेस कर रहा है, यानी चीजों को कई तरीके से सोच नहीं पा रहा है। क्लियर है अभी? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। करनैल सिंह कानूनी प्रक्रियाओं और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। वह सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वह शायद कोहल वर्ग के चरणों के किस स्थिति में है, नैतिक विकास जो उन्होंने दिया है वो किस चरण में है, पारंपरिक में, पोस्ट कन्वेंशनल में है, या फिर पूर्व पारंपरिक में है, या पैरा कन्वेंशनल है। तो सभी को पता है कोहल वर्ग ने जो दिए हैं 3 लेवल्स दिए हैं आपके, एक दिया है प्री कन्वेंशनल,
फिर कन्वेंशनल है और पोस्ट कन्वेंशनल है, और हर लेवल के आपके 2 स्टेज इन्होंने डिवाइड किया है, यानी टोटल 6 स्टेजेस बताए हैं। उसी में से जब आपका पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चन कभी भी इजी उसमें नहीं पूछेगा, पहले क्वेश्चंस को काफी घुमा के पूछा जाता है, यानी वो जो समाज में नियम बनाए गए हैं उसके विरुद्ध वो अपना एक राइट रख रहे हैं कि मैं इस चीज को पैसे नहीं खर्च करूंगा, क्योंकि सरकार जो होती है हमारे पैसे को वेस्ट कर रही है फालतू के बांधों का निर्माण करने में। तो वो किस लेवल में है? आंसर करिए लास्ट का फटाफट, सभी ऐसे करिएगा। यस, माही इज राइट। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल है, जहां पे हम अपने राइट और के लिए लड़ते हैं, जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसे आंख बंद करके नहीं मानते हैं। ये जब हम अपने नियम और कानून को किस स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में, सामाजिक अनुबंधन जो होगा उसमें मानेंगे कि जो समाज द्वारा नियम बनाए गए हमें उन्हें फॉलो करना है, ये कन्वेंशनल में होता है। लेकिन जब हम उसको फॉलो नहीं करते, हम अपने आधार पे उसका तर्क वितर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हर जरूरी नहीं कि जो भी नियम और जो भी कानून बनाए गए हैं हम लोग के लिए वो हमारे हित के लिए है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो पोस्ट कन्वेंशनल होगा। हाँ, वेरी गुड, सभी ने आंसर किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेज 5 है, और वहां पे वो क्या कर रहा है कि वो अपने राइट्स के लिए खुद अगेन वो लड़ रहा है कि नहीं, मैं ये नियम को नहीं मानूंगा क्योंकि सरकार जो है हमारे पैसे को वेस्ट कर रही है। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, फरहान ने स्टेज भी बता दी कि 5th स्टेज है और लेवल आपका 3rd लेवल है। ठीक है ना, जिसे कहेंगे सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? काफी घुमाकर क्वेश्चन पूछे गए और काफी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे कि आपको काफी सोच समझ के आंसर करना था। ठीक है। ओके, रोहित बोल रहे हैं आपका 20 में 13 है। चलिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसको आंसर करना है, क्या है कैसे है उसको समझना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप आंसर करिए, तब चीजों को आप बेटर से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। और आपको जो भी पढ़ना है, जो भी समझना है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, रटिए नहीं, मैं शुरू से बोलती हूँ कि रटने के लिए नहीं है, आपको पढ़ने के लिए है। चीजों को समझ के करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। और कल फिर हम और PYQ करेंगे, तो सभी हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी क्लास में।